दोस्तों आज के वनडे में फर्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिगार्ड टू द कैनबिस, है ना। कैनबिस नशे जिससे नशा बनाया जाता है, ऐसी कुछ दवाइयाँ होती है, दैट इज अ कैनबिस। फर्स्ट, कैनबिस ट्रेड एंड कंजम्पशन इज बैंड इन इंडिया। 2, use of cannabis for a medicinal and scientific use allowed in India after obtaining necessary permission from the state government. So which of the above statement is or are correct? Answer is C, both statements are correct. यानी इंडिया में कैनबिस का ट्रेड और कंजम्पशन दोनों बैन है, लेकिन उसका मेडिसिनल एंड साइंटिफिक यूज के लिए नेसेसरी परमिशन लेने के बाद, किससे, ये ध्यान में रखो, फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। ओके, देख लेते न्यूज में इसलिए दोस्तों, निम्बस हेल्थ डील, है ना, YDRL, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी इज आइंग मेडिसिनल कैनबिस मार्केट इन अ बिड टू स्ट्रेंथन इट्स ऑफरिंग इन द फास्ट ग्रोइंग। ये अभी जो है फिलहाल में कैनबिस का मेडिकल्स जो यूज है, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज जो है वो बहुत ज्यादा है। इसके मिसयूज की वजह से वो ड्रग्स है, एक्चुअली एक तरफ से ये ड्रग्स है और तो दूसरे तरफ से ये मेडिसिन भी है, इसका मेडिसिनल यूज काफी कुछ ज्यादा है। तो डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी जो है वांटेड टू एक्वायर जर्मन मेडिकल कैनबिस फर्म निम्बसेल, काफी बड़ी कंपनी है। इंडिया में पोजीशन यदि देखें तो क्या है, इंडिया पोजीशन ऐसे प्रोहिबिटेड अंडर द नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस, NDPS एक्ट 1985 के तहत ये बैंड सब्सटेंस है। लेकिन जनवरी 2022 में, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिल्ली हाई कोर्ट को कहा है कि भाई मेडिसिनल एंड साइंटिफिक यूज के लिए यदि परमिशन लेते हैं तो कोई बैंड नहीं है, अलाउ है। ओके, नो इश्यू। फिर देन और एक खास बात है कि 2018 उत्तराखंड वाज अ फर्स्ट स्टेट which allowed commercial cultivation of hemp crop। हेम्प क्राफ्ट से जो है कैनबिस बनाया जाता है, वो अलाउ किया है। 2019 में सेम मध्य प्रदेश ने भी अलाउ किया है, यानी स्टेट लेवल पर इसका कमर्शियल कल्टीवेशन को परमिशन है। कुछ नॉर्थ ईस्ट एरिया में आपको बाजार में भी ये खुलेआम बेचते हुए देखने को मिलता है, बट इट इज अ बैंड अंडर द NDPS। सेकंड क्वेश्चन, to curb human trafficking, the Railway Protection Force RPF has launched a nationwide operation called, क्या है, ऑपरेशन आहट है, ऑपरेशन सुरक्षा, ऑपरेशन मुक्ति, ऑपरेशन तस्करी, क्या है देख लेते हैं। सो इट इज A, ऑपरेशन आहट, बहुत अच्छा टाइटल है। देख लेते न्यूज में क्या है। न्यूज में यह है दोस्तों कि अभी रिसेंटली इट्स लॉन्च बाय द RPF, है ना, टू कर्ब टू डिप्लॉयड इन ऑल लॉन्ग डिस्टेंस, क्योंकि जो लंबी दूरी से चलने वाली जो ट्रेनें हैं, पर्टिकुलरली जो बॉर्डर एरिया को लग के, यानी नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार, ये देश को लग के जो स्टेट्स है, एडजेसेंट स्टेट्स है, वहां से लंबी दूरी की, यानी वहां से बॉम्बे वगैरह जो आने वाली जो है ट्रेनें, यहाँ पे ज्यादातर जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग हम देखते हैं, पर्टिकुलरली वुमन और चिल्ड्रन। तो उनको टैप अप करने के लिए ये प्रोटेक्शन फोर्स ने एक खास तरह का एक ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन आहट। अब यहाँ पे एक देखा जाए तो देखो इंडिया का नेटवर्क कितना है, एक डेली लेवल पर 21,000 ट्रेन इंडिया में चलती है, 21,000। अब ये सब ट्रेनों में ट्रैफिकर्स को रोकने के लिए ये सब, तो आप समझ सकते हो कितना बड़ा ऑपरेशन और कितनी जद्दोजहद करनी पड़ेगी, है ना। डिस्पाइट ऑफ दिस हेवी लोड, RPF इज हैविंग अ वेरी गुड सक्सेस रेशियो, बहुत अच्छा काम वो करते हैं, है ना। और इसमें क्या खास बात होने वाली है ऑपरेशन आहट में, RPF कुड एक्ट एज अ ब्रिज कटिंग अक्रॉस द स्टेट, है ना, अलग अलग स्टेट है, वहां की लोकल पुलिस से ये नेटवर्क बनाएंगे, साथ में साइबर सेल से पेट्रोलिंग पर वॉच रखने की कोशिश की जाएगी। थर्ड क्वेश्चन, रेस्ट्रिक्टेड शेयर्स, फर्स्ट इक्विटी कंपेंसेशन टू द एम्प्लॉय, 2 होल्डर हैव अ सेम राइट अवेलेबल टू अदर इक्विटी शेयर होल्डर्स, 3 unconditional shares.
सो व्हाट इज मीन बाय रेस्ट्रिक्टेड शेयर्स और व्हाट आर द फीचर्स ऑफ रेस्ट्रिक्टेड शेयर्स, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो 3 ऑप्शंस दिए, देख लेते। आंसर इज बी 1 and 2 ओनली। इट्स अ इक्विटी कंपेंसेशन टू द एम्प्लॉयज, यानी एम्प्लॉयज को दिया जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में वगैरह जो होंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर या जो भी है, ऑल एम्प्लॉयज। दूसरा खास बात है, होल्डर हैव अ सेम राइट, दैट मीन्स अदर इक्विटी शेयर होल्डर जैसे यहाँ पे पावर्स होते हैं, यानी वोटिंग राइट्स जो है ये सब प्रिविलेजेस वगैरह सब होंगे, बट इट्स नॉट अनकंडीशनल शेयर्स, है ना। जैसे इक्विटी शेयर्स रहते हैं अनकंडीशनल, वैसे अनकंडीशनल नहीं है। दिस रेस्ट्रिक्टेड शेयर्स आर कंडीशनल शेयर्स, जिसको भी दिए जाएंगे दे आर जस्ट फॉर द टारगेट, कुछ तो कर गुजरने के लिए, एम्प्लॉय को एक प्रकार का लूर करने के लिए ये रेस्ट्रिक्टेड शेयर्स होते हैं, है ना। क्या है अदर फीचर्स, तो बिल्कुल एकदम से आउटराइट अवार्ड टू द इक्विटी ओनरशिप जैसा होता है, बिल्कुल। बायबैक के भी कंपनी को पूरी सुविधा है यहाँ पे, है ना, यदि कोई एम्प्लॉय छोड़ के जा रहा है तो। और मोस्ट कॉमन इन एस्टैब्लिश कंपनी, एस्टैब्लिश कंपनी में रिस्ट्रिक्टेड शेयर्स दिए जाते हैं, लेकिन जो स्टार्टअप है उसमें ये प्रोविजन इन जनरल नहीं होती। कंडीशंस फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल टारगेट, यानी कंडीशनल है ना, एक टारगेट बनाया जाता है एम्प्लॉयज के लिए, उस हिसाब से ये दिए जाते हैं, तो फेज वाइज भी दिए जाते हैं। देखते हैं न्यूज में क्यों है दोस्तों। न्यूज में इसमें इसलिए है कि इंडिया, तो भाई इंडिया में ऐसी कुछ चीजें होती रहती है, इंडिया में कंपनी के में बहुत कुछ लोचे है ना, और हर वक्त कोशिश की जाती है, सेबी भी काफी कोशिश करते रहती है, लेकिन कभी हम इनसाइडर ट्रेडिंग, कभी सर्कुलर ट्रेडिंग, कुछ और इश्यूज देखते रहते। बस यहाँ पे भी भारत पे बोर्ड टेबल ऑस्टर ऑफ ग्रोअर शेयर्स बायबैक, ये इश्यू अभी चल रहा है। को फाउंडर ऑफ भारत पे एमडी अश्विनी गोवर, है ना, और उसकी जो पत्नी है, धर्म पत्नी, वो भी इसमें इन्वॉल्व है, ऐसा भी इसके लिए इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। अब इसमें क्या है कि एग्रीमेंट जो होता है, एसोसिएशन एग्रीमेंट ऑफ एसोसिएशन प्रोविजन है, उसमें क्या है, बोर्ड विल लाइकली टू लिवरेज दिस प्रोविजन टू बाय बैक सर्टन रेस्ट्रिक्टेड शेयर्स हेल्ड बाय ग्रोअर एट अ लोअर फेयर वैल्यू। मार्केट वैल्यू जो है उससे कम वैल्यू, जो फेयर वैल्यू है, उस पर बायबैक करने के लिए एक प्रोविजन है, वो प्रोविजन का अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यूज करने वाली है। ये जो क्लॉज है, दो दिस क्लॉज अलाउज द बायबैक ऑफ अ फाउंडर शेयर्स, द कंपनी कैन ओनली बायबैक द फाउंडर रेस्ट्रिक्टेड शेयर्स आर नॉट ऑल शेयर्स। पूरे शेयर्स नहीं ले सकते, सिर्फ रेस्ट्रिक्टेड शेयर ले सकते हैं। और रेस्ट्रिक्टेड शेयर्स ये कंपनी के एओए में क्या लिखा है, 75% ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय द फाउंडर कंसीडर्ड एज अ रेस्ट्रिक्टेड शेयर्स, बराबर है, ठीक है। अब टू एक्टिवेट बायबैक, अब बायबैक क्लॉज यदि ओपन करना है तो यूं ही नहीं होता है, तो कैसा है, बोर्ड के अलावा इन एडिशन ऑफ अप्रूवल ऑफ बोर्ड, कंसेंट ऑफ 51% ऑफ इन्वेस्टर्स, उनका भी कंसेंट लेने की सख्त जरूरत है। तो यूं ही बायबैक नहीं हो सकता, देखो कितने कठिन है ना। और बहुत सारे कंडीशंस है भाई कि वहां के जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स है वो एथिकल रहे, ये सब एथिकल एलिमेंट के लिए बनाया है। इंडिया में तो रूल बहुत बनते हैं, लेकिन इंडिया में थोड़ा सा लोचा है, क्या करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स with regard to the महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, MGNRE या GA। भाई ये क्वेश्चंस बार बार आते रहेंगे, ये बड़ी पॉपुलर स्कीम है, बहुत ही बड़ी स्कीम है और बहुत लोचे वाली भी स्कीम है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखो, इसमें कुछ ना कुछ बीच बीच में आते रहेंगे, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन का मतलब क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट में फर्स्ट स्टेटमेंट सप्लाई ड्राइवन स्कीम, और दूसरा है वेजेस लिंक्ड विद द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, देख लेते कौन से करेक्ट है। सो आंसर इज दी नाइदर ऑफ वन नॉट टू, दोनों गलत है भाई। सो इट इज एक्चुअली डिमांड ड्राइवन स्कीम एंड द वेजेस आर नॉट लिंक्ड विद द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बट द एग्रीकल्चर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। देख लेते आगे क्या न्यूज में है। न्यूज में इसलिए दोस्तों, रेज द गारंटीड डेज ऑफ वर्क अंडर द मनरेगा, हाउस पैनल ने कहा है
Committee note that it is as a demand driven scheme because of its bottom up approach. नीचे से आवाज उठते है भाई काम दो और वहां से ये चलती है तो बहुत अच्छा बात है. अदरवाइज सप्लाई ड्राइवन स्कीम के अपने इश्यूज है. सेंटर डिसाइड करते हैं और ग्राउंड लेवल पर काम हो ना हो पैसे दिए जाते या नहीं दिए जाते, बड़ा इशू है. इट्स अ डिमांड ड्राइवन स्कीम तो बहुत अच्छा है. नीचे से आवाज आती है काम चाहिए भाई, है ना. और एक खास बात है ये इसमें, इट इज अ लास्ट फॉल बैक ऑप्शन फॉर द न्यूमरस पीपल. लोगों के पास कुछ बचता नहीं गांव के लोगों के पास, तो ये भाई 100 दिन का जो काम है वो काम उनके तरफ रह सकता है. एंड दैट इज द इश्यू फॉर विच द कमिटी टेक अ नोट कि amount of expenditure under it also elicit a keen interest in the scheme by the poor and marginalized. क्योंकि यहाँ का नेचर है, नेचर ऑफ वर्क कैसा है, नेचर ऑफ वर्क इज अनस्किल्ड, सो ऑब्वियसली पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड पीपल, इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है. लास्ट ईयर देर इज अ सर्ज इन डिमांड ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द रिवर्स माइग्रेशन, क्योंकि शहर के लोग गांव में वापस जा रहे थे बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक सिचुएशन. ऐसे इश्यू में, ऐसे क्रिटिकल कंडीशन में स्कीम का महत्व और भी बढ़ जाता है. और इसी वजह से कमेटी ने रिकमेंड किया है कि भाई ये 100 डेज जो है 100 दिन पिक्चर जैसे वो मत बनाओ भाई, उसको और बढ़ाओ, 150 डेज के लिए करो. एक बनाया है. सेंटर डिटरमाइंस द वेज रेट्स. सेंटर कौन डिसाइड? सेंटर डिटरमाइन द स्टेट वेज रेट्स फॉर अनस्किल्ड मैन्युअल वर्कर वर्किंग अंडर द स्कीम. These rates are determined as per the changes in the consumer price index for the agriculture laborers and not a general consumer price index. अब इश्यू ऐसा है भाई, इसका बेस बहुत ही पुराना है, 1986-87 बाबा आदम के जमाने का. इसको तो बदलाव बहुत बदलने की जरूरत है, ये हाउस पैनल ने रखा है. लास्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इंटरेस्ट रेट्स ऑन द प्रोविडेंट फंड फॉर द ईयर 2019-20 by the Employees Provident Fund Organization retained for the year 2020-21. जो 1920 में था वही रखा. दूसरा रीजन, EPFO experienced substantial withdrawal of lower contributions by people in the year 2020-21 as their sources were impacted by the COVID. है ना, बहुत ज्यादा विड्रॉल हो गया और बहुत कम कंट्रीब्यूशन हुआ, ये भी इशू है. देख लेते हैं भाई. बी बोथ आर करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बट बी इज नॉट एग्जैक्ट रीजन फॉर द ए. यानी इंटरेस्ट रेट जैसे कि वैसे रखे, इसका वो रीजन नहीं है. इंटरेस्ट रेट अब विड्रॉल ज्यादा हो रहे और कंट्रीब्यूशन कम हो तो थोड़ा इंटरेस्ट रेट बढ़ाया तो लूर हो सकता था, लेकिन उतना ही इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट रख दिया है ना. देखते हैं न्यूज में, है ना. EPFO एजेंडा, इंटरेस्ट टैक्स इन्वेस्टमेंट, है ना. सेंट्रल बोर्ड ट्रस्टी की मीटिंग है भाई गुवाहाटी में 4-5 मार्च 2022 को, उस पर ध्यान रखिए जब ये बनेगी न्यूज, क्या डिसीजन होते देख लेते हैं, है ना. इट विल बी फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर व्हेन द टैक्स इंटरेस्ट ऑन द हायर कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑन EPF विल कम इनटू इफेक्ट. है ना, EPF पर टैक्स लगा दिया गया है क्योंकि बजट 2021-22 में थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 2.5 लाख प्राइवेट एम्प्लॉय होगा और गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए 5 लाख तक का कंट्रीब्यूशन यदि है उसके ऊपर, तो 1 अप्रैल 2021 से उसको ऊपर टैक्स लगने वाला है. ये एम ये था एक्सक्लूड द हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, NHI के लिए ये लगाया गया है. लेकिन इसके ऊपर बहुत सारे ये भी हो गए, अटकलें भी लगाई गई कि भाई इतना ज्यादा तो कोई डालता नहीं पैसा, और EPF जो है प्राइवेट सेक्टर के लिए तो इतने रेट का तो कोई बनाया नहीं, तो ये क्यों डाला, डोंट नो. चलो ठीक है, कोई इश्यू नहीं है. दूसरा मेन इश्यू है इंटरेस्ट रेट्स 2020-21 में. पिछले 8 साल में 2019-20-21 के लिए बहुत ही कम रखा, लोएस्ट इन 8 years, है ना, बहुत कम है. बोर्ड विल आल्सो डिस्कस द अप्रूवल ऑफ इन्वेस्टमेंट. अभी चाहती इन्वेस्टमेंट के नए एवेन्यूज ओपन करने के लिए बोर्ड चाहती है EPFO का जो पैसा है वो डालने के लिए up to the 5% of its annual deposit in the new asset classes of alternative investment funds including the infrastructure investment trust. अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हाल ही में NHI और पावर ग्रिड कारपोरेशन, ये जो PSUs है इन्होंने लॉन्च किया है, इसमें अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, EPFO सोच रही है. EPFO का हाथ बंधा है, फिर भी EPFO invests up to 15% of the investment in equity as per the pattern of the investment notified by the union and internal guideline of the EPFO. तो ये कुछ limitations उसके पास बने हैं. तो 5 questions, 5 फंडे
5 आइडियाज, 5 मैटर्स, 5 फैक्ट्स देख लीजिए, समझ लीजिए, अच्छे से पढ़िए और अपना रिजल्ट पा लीजिए। थैंक यू।